हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो ये हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की हिस्ट्री की सीरीज का 21वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश राज के अभ्युदय के बारे में। आपका जो हिस्ट्री का सिलेबस दिया है पैट के एग्ज़ाम के लिए, उसमें लास्ट से एक पहला जो टॉपिक है उसमें ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और प्रथम स्वाधीनता संग्राम करके टॉपिक है। तो उसका ये पहला वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने भारत में स्वयं को कैसे स्थापित किया और इसके साथ आने वाली, इसके पहले आने वाली और कई सारी कंपनियों ने स्वयं को क्यों नहीं स्थापित कर पाया और इन्होंने किस तरीके से जो है भारत में एक एक करके ये सारे भारत को जीतते गए और अंत में इन्होंने भारत में एक बहुत बड़ा उपनिवेश खड़ा कर दिया। इसके कारण क्या थे और कैसे कैसे ये आगे बढ़े। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि हम लोग पूरी जो है एंशियंट हिस्ट्री, पूरी मेडिवल हिस्ट्री जो आपकी पेट के सिलेबस में है, ये सारी हमने ऑलरेडी पढ़ा रखी है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में पहले उसको देख लें और उसके बाद यहाँ पे आएँ तो आपकी तैयारी भी और अच्छी होगी और आपकी समझ भी बहुत अच्छी होगी इस वीडियो के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूरोपियंस के आगमन का क्रम क्या था, कैसे कैसे कौन कौन से देश की कंपनियां पहले आई, फिर उसके बाद में क्या आई, फिर उसके बाद में क्या आई। तो सबसे पहली कंपनी जो भारत में आई थी वो थी पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे और ये 1498 में वास्को डी गामा के नेतृत्व में भारत में आते हैं। फिर डचेस जो हैं, डच कंपनी थी, ये 1602 ईस्वी में भारत आती है और उसके बाद में अंग्रेज़ 1608 में आते हैं और फ्रेंच सबसे लास्ट में 1664 में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पुर्तगालियों के बारे में। तो पुर्तगाली 1498 में भारत में आते हैं और 1498 में इनकी तरफ से वास्को डी गामा नाम का यात्री आता है और ये कालीकट के बंदरगाह पर आता है। कालीकट के बंदरगाह पर आपके 1498 में लैंड करता है यहाँ पे। और उस समय पे जो कालीकट के राजा हुआ करते थे उनका नाम था जमोरिन। वो यहाँ से काफ़ी सारे मसाले वगैरह लेके जाता है और जाके जब वो पुर्तगाल के बाज़ार में, यूरोपियन बाज़ारों में उसको बेचता है तो उसको बहुत मुनाफा होता है। तो इससे जो है एक रास्ता खुलता है भारत से व्यापार का इन लोगों का। और वहाँ से जो है यूरोप से काफ़ी सारे देशों से लोग आते हैं, भारत की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और वहाँ के राजा जो उस समय पुर्तगाल के राजा हुआ करते थे, राजा कह रहे हैं, प्रिंस हुआ करते थे, राजकुमार वहाँ के, उनका नाम था प्रिंस हेनरी। क्योंकि इनके सहयोग से, इनके समर्थन से कई सारे खोजी अभियान विश्व में चलाए गए थे। इसी वजह से इनको द नेविगेटर की उपाधि भी दी जाती है। तो आप लोग ये याद रखेंगे ये टॉपिक। इसके बाद में फिर देखते हैं इनके वायसराय कौन कौन से थे पुर्तगाली कंपनियों के। तो पहला वायसराय जो इनका बन के आता है वो आता है अल्मीडा। अल्मीडा जो है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसका पूरा नाम था। ये 1505 में शासन संभालता है और 1509 तक शासन करता है। और इसके बारे में सिर्फ आपको एक बात जाननी है कि इसने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस करी थी। फिर इसका गवर्नर बन के आता है, इसका वायसराय बन के आता है अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क 1509 में शासन पे बैठता है और 1515 तक शासन में रहता है। इसने अपने उसमें शासनकाल में काफ़ी बड़ी विजय इस कंपनी को दिलाई। इसने 1510 में जो बीजापुर का शासक हुआ करता था आदिल शाह, जिसके विषय में मैंने आपको मराठा वाले चैप्टर में भी बताया था, तो इस आदिल शाह से जो है इसने गोवा को जीत लिया 1510 ईस्वी में। और फिर जो है जब इस समय तक आप ये याद रखेंगे कि 1515 तक भी ये राजधानी इन लोगों की जो हुआ करती थी ये कोचीन में ही थी। इसके बाद भी काफ़ी समय तक राजधानी कोचीन में ही रहती है। फिर नीनो डी कुन्हा जो है, जब इन लोगों का वायसराय बन के आता है तो इसने अपनी राजधानी ट्रांसफ़र कर ली गोवा, ये 1530 में। फिर देखते हैं इनका भारत के वर्तमान समाज में जो है इनका योगदान क्या रहता है। तो इन्होंने भारतीयों को प्रिंटिंग प्रेस से परिचित कराया। गन्ना, अनानास, पपीता, ये सारी चीज़ें जो है ये भारत में लाने का श्रेय इन पुर्तगालियों को ही जाता है। फिर देखते हैं तो डचेस आते हैं। डचेस जो हैं ये भारत में 1602 में डच कंपनी आती है और ये जो है इनका नेतृत्व करता था कार्नेलियस हाउटमैन। ये 1602 में भारत आता है और 1759 में वेडारा का युद्ध होता है। वेडारा इसको बोलते हैं, बंगाल चेंसुरी भी शायद इसको बोलते हैं। तो उसके युद्ध के साथ में इनका जो है खात्मा भारत में हो जाता है और इन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है ये मसूलीपट्टनम में लगाई हुई थी। फिर देखते हैं अंग्रेज़ों के बारे में। तो अंग्रेज़ों के बारे में थोड़ा विस्तार से देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो अंग्रेज़ जो है ये 1608 में फाइनली भारत में आते हैं। इसके पहले की थोड़ी घटनाएं जो है वो देख लेते हैं। तो 1599 में जो है रॉयल चार्टर पास होता है। जो वहाँ की रानी हुआ करती थी, उन्होंने रॉयल चार्टर पास किया कि जिन जिन कंपनियों को भारत में शासन करने की इच्छा है वो अ, हमारे पास आए और फिर हम देख के एक बढ़िया कंपनी को भेजेंगे। तो रॉयल चार्टर इन्होंने जारी किया। 1600 में जो है इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। भारत में शासन करने के लिए इसका चयन किया जाता है और उसके बाद फिर क्या होता है,
हाकिन्स जो था इनका पहला गवर्नर बन के जो है, गवर्नर क्या कह रहे हैं, ये राजदूत बन के पहले तो भारत में आया था। ये हेक्टर शिप पे बैठ के, इसकी शिप का नाम हेक्टर था। ये 1608 में जो है ये सूरत के तट पे लैंड करता है। और ये जेम्स प्रथम जो वहाँ के राजकुमार हुआ करते, वहाँ के राजा हुआ करते थे, उनका ये खत लेके इनके पास में आता है। ये अकबर का नाम का खत लेके आता है, लेकिन फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद उसको पता चलता है कि अकबर की मृत्यु हो गई है। तो उसके बाद ये जहांगीर के दरबार में जाता है। ये जहांगीर से मुलाकात करता है और उससे जो है उसे कुछ प्रलोभन दे के उसे अपने पक्ष में कर लेता है। और काफ़ी जो है धीरे धीरे जो है इंडिया में अपने पैर फैलाना शुरू करती है ये कंपनी। फिर जो है 1612 में कैप्टन मिडिल्टन जो है ये आते हैं और जहांगीर से जाके मिलते हैं। तो इनके मिलने के बाद जो है कंपनी के प्रति और भी जो है नरमी का बर्ताव जहांगीर का होता है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे ये अंग्रेज़ गवर्नर्स जहांगीर के दरबार में जाते हैं, इसको काफ़ी सारे प्रीशियस गिफ्ट्स और शराब वगैरह जो है काफ़ी सारी चीज़ें इसको दिया करते थे, जिससे खुश होकर जो है इसने जहांगीर ने इनको धीरे धीरे करके काफ़ी सारे अधिकार ये देता गया। फिर जो है फाइनली 1615 में टॉमस रो, या कहीं कहीं इसका नाम थॉमस रो भी लिखा रहता है, सर थॉमस रो। तो ये और इसी के साथ एक पादरी था अंग्रेज़ों का, एडवर्ड टेरी, जो आपके फादर होते हैं, ये वो था। तो टॉमस रो और एडवर्ड टेरी ये जो है ये अजमेर के दरबार में आते हैं जहांगीर के, और ये इनसे मिलते हैं। इनसे इन्होंने जो है काफ़ी सारे अधिकार प्राप्त कर लिए इनसे। और धीरे धीरे फिर देखते हैं इनकी कंपनियों की स्थापना का क्रम। तो 1611 में सबसे पहली फैक्ट्री जो है इनकी मसूलीपट्टनम में बन के तैयार होती है, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद 1613 में इसकी सूरत फैक्ट्री बन के तैयार होती है। 1632 में क्या होता है कि जो गोलकुंडा का शासक था, उससे इन लोगों को सुनहरा फरमान मिल जाता है, यानी कि फ्री ट्रेड करने के लिए इनको परमिशन मिल जाती है गोलकुंडा के भीतर में। फिर जो है 1717 इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ईयर साबित होता है। क्यों होता है? क्योंकि 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है, आपके जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद के रूलर्स जो थे ये बड़े कमज़ोर होते जाते हैं, और समझ लीजिए एक तरीके से मुग़ल वंश का अंत 1707 माना जाता है। औरंगजेब को लगभग एक लास्ट रूलर माना जाता है, क्योंकि इसके बाद बेवकूफ़ी आते हैं। तो फ़र्रुख शेर जो है 1717 में शासक बनता है, और ये जो है इसने अंग्रेज़ों को मैग्ना कार्टा दे दिया। ये मैग्ना कार्टा क्या हुआ करता था, इसने 3000 रुपये पर बंगाल के अंदर जो है मुक्त व्यापार का अधिकार ये अंग्रेज़ों को दे दिया। और सूरत को जो है इसने 1000 रुपये पे इसने पूरे सूरत में मुक्त व्यापार का अधिकार इसने जो है अंग्रेज़ों को दे दिया। और बम्बई में कुछ सिक्के वगैरह ये लोग चला रहे थे अंग्रेज़ वगैरह, तो उसको पूरे भारत में चलाने का अधिकार भी जो है इसने अंग्रेज़ों को दे दिया। तो इससे जो है अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा बल मिला। फिर देखते हैं क्या होता है। इन लोगों ने अपनी 3 जो है किले बना रखे थे, अंग्रेज़ों ने 3 मुख्य किले अपने बनाए थे। और इनकी स्थापना का क्रम क्या था? तो सबसे पहले जो है 1637 में लगभग आपका मद्रास जो है इनको लीज पे मिल जाता है। मद्रास इनको लीज पे मिलता है, और 1639 में जस्ट 2 साल बाद जो है ये वहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कर लेते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है इनका वहाँ की मद्रास प्रेसिडेंसी बन के सामने आती है। फिर जो है 1661 में यहाँ के जो जेम्स प्रथम थे, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम, उनकी शादी जो है जो पुर्तगाली एक राजकुमारी हुआ करती थी, कैथरीन ब्रिगेंजा, उनके साथ में इनकी शादी हो जाती है। और इनको जो है मुंबई का क्षेत्र जो था, ये बॉम्बे, ये इनको दहेज स्वरूप मिल जाता है। और यहाँ पे ये लोग मुंबई की स्थापना करते हैं, यहाँ पे फोर्ट सेंट बॉम्बे बनाते हैं। और ये जो है ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी करके इनका सामने आता है बाद में। फिर जो है 1698 में जिन लोगों को इन्होंने कलकत्ता शहर की स्थापना करी, और वहाँ पे फोर्ट सेंट विलियम इन्होंने बनाया। ये आपकी जो आपकी कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी थी, ये बाद में वो बनती है। फिर जो है देखते हैं फ्रांसीसियों का आगमन कब होता है। तो फ्रांसीसियों का आगमन जो है ये 1664 में होता है। ये बहुत लेट आए थे, और सबसे अंत में आने वाली कंपनी जो थी भारत में, ये फ्रांसीसी कंपनी ही थी। तो 1664 में लोग भारत में आते हैं। 1668 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित करी, और 1669 में मसूलीपट्टनम में। जैसा कि यहाँ इन्हीं दो जगहों पर अंग्रेज़ों की भी फैक्ट्री थी। तो सबसे ज़्यादा लड़ाई लेने की कोशिश इस फ्रांसीसी कंपनी ने भी यही करी, और सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों की लड़ाई भी इन्हीं के साथ चलती है, क्योंकि सबसे बड़े दावेदार बन के यही आते हैं। यूरोप में भी एक बड़ा संघर्ष का दौर उस समय चल रहा था फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच में। फिर जो है 1673 में इन्होंने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया, और 1674 में इन्होंने अपनी चंद्रनगर की फैक्ट्री बना ली, और माहे, कराईकल, ये सब जगहें जो भी थी ये इन्होंने कैप्चर कर ली। माहे कराईकल जो है ये पांडिचेरी का भाग जो है इस टाइम पे हुआ करता है।
फिर देखते हैं आंग्ल कर्नाटक युद्ध। तो ये जो है आंग्ल कर्नाटक युद्ध, इससे आप कंफ्यूज मत हों, बहुत लोग बताते भी नहीं हैं, बहुत से टीचर्स और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस बात में। दरअसल ये कर्नाटक का क्षेत्र वर्तमान कर्नाटक के क्षेत्र से भिन्न है। वर्तमान कर्नाटक का क्षेत्र ये मैसूर के अंडर आता है। ये मैसूर साम्राज्य उस समय हुआ करता था। इसमें जिस कर्नाटक की बात है, ये कर्नेटिक हुआ करता था, कर्नेटिक रीजन। और ये वर्तमान समय के तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु का जो क्षेत्र वर्तमान में हुआ करता है, उस समय पे इसे कर्नेटिक के नाम से जाना जाता था। तो कर्नेटिक के आसपास में लगभग 3 युद्ध इनके होते हैं अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में। इसीलिए इसको आंग्ल कर्नेटिक युद्ध बोला जाता है, एंग्लो कर्नेटिक वॉर्स बोला जाता है। तो इसमें प्रथम युद्ध जो है ये 1746 में 1746 से शुरू होता है और आपके 1748 तक चलता है। और इसका कारण जो है ये यूरोप से शुरू होता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेके जो है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में संघर्ष चल रहा था। उसका परिणाम भारत में भी देखने को मिलता है। और धीरे से क्या होता है, ये जो डुप्ले था, ये डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर हुआ करता था। इसने जो है अंग्रेज़ों पर अटैक कर दिया और इस तरीके से भारत में प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध की शुरुआत होती है। इसमें जो है इन दोनों के बीच में यूरोप में एला शॉपेल की संधि होती है। एला चापेल भी कई जगह लिखा रहता है, एला शॉपेल भी लिखा रहता है। तो इस संधि के साथ में प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध की शांति होती है, ये खत्म होता है। फिर जो है द्वितीय युद्ध जो था ये 1749 में, जस्ट इसी के 1 वर्ष के बाद में शुरू हो जाता है। 1749 में और 1754 में समाप्त होता है। लगभग 5 वर्षों तक ये चलता है। और उस समय क्या था, जो कि अंग्रेज और जो आपके फ्रांसीसी थे, इन सब की शुरुआत से ही नीति आ रही थी कि ये लोग फूट डालो राज करो वाली नीति पर चलते थे। तो इन्होंने आसपास के जितने भी मतलब राजा वगैरह हुआ करते थे, उनमें आपस में दुश्मनी करा दी थी। तो हैदराबाद का जो क्षेत्र था, हैदराबाद के जो निज़ाम हुआ करते थे और कर्नाटक का जो आपका नवाब हुआ करता था, इन दोनों के बीच में काफ़ी संघर्ष चल रहा था। ये दोनों एक दूसरे के क्षेत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा लालायित रहते थे। और इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा उत्तराधिकार को लेके भी इनके भी आपस के क्षेत्र में, स्वयं के क्षेत्र में ही उत्तराधिकार के काफ़ी ज़्यादा जो है संघर्ष चल रहे थे। तो इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे की तरफ से गुट बना बना के और उसके बाद में युद्ध करते हैं। इसकी वजह से जो है ये युद्ध होता है। और इसमें एक प्रमुख युद्ध जो है, आप अंबूर का युद्ध याद रखेंगे। और इस युद्ध की शांति जो है, इस युद्ध की समाप्ति ये पांडिचेरी की संधि के साथ में होती है, जो 1754 ईस्वी में होती है। तो इसके बाद में आपका स्टार्ट होता है तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। इस युद्ध में जो है ये स्टार्ट होता है 1756 से और 1763 तक चलता है। इसका कारण जो है ये सप्तवर्षीय युद्ध बनता है, जो कि यूरोप में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध की स्टार्टिंग हो गई थी वहाँ पे। तो इसका असर इनकी सारी टेरिटरीज पे भी दिखता है। अमेरिका में भी युद्ध होना शुरू हो गए थे, भारत में भी, तो उसी का असर भारत में भी हुआ था। यहाँ पे भी ये सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट हो गया था। इसमें जो है प्रमुख युद्ध जो था ये वांडीवाश का युद्ध था। और इसी युद्ध के साथ में फ्रांस का पतन हो जाता है। इसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व करता जो था ये आयरकूट था, सर आयरकूट इसको बोला जाता है। और फ्रांसीसियों का नेतृत्व करता था आपका क्विंटे डी लैली, इसको काउंट लैली के नाम से भी जाना जाता है। फिर इस युद्ध की समाप्ति जो है ये पेरिस की संधि के साथ में होती है। और फिर जो आपके फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसियों को भारत में कह दिया जाता है कि आपको भारत से जो है दूर रहना होगा। और जो एक आध टेरिटरी जिनके पास में थी, जैसे पांडिचेरी की जो ज़मीन थी ये इनके पास में थी, इनके अधिकार में थी, तो ये इन्हीं को दे दी जाती है। इससे आगे बढ़ने का इनको जो है इनसे संधि में लिखवा लिया जाता है कि आप इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसके बाद में ये बढ़ते भी नहीं है, तो इनकी जो है समाप्ति हो जाती है। और ये तय हो जाता है कि अब भारत में जो अंग्रेज़ हैं वही शासन करेंगे। इन्होंने सबसे पहले बंगाल पे कब्जा किया, और बंगाल पे किस तरीके से कब्जा किया हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बंगाल जो है, बंगाल एक स्वतंत्र शासन के रूप में कैसे उभर के आता है। क्योंकि ये पहले जो है मुग़लों के अधीन हुआ करता था, लेकिन औरंगज़ेब के बाद में कोई एक बड़ी शक्ति बचती नहीं है जो अपने क्षेत्रों की रक्षा कर पाए। इनके जो गवर्नर्स हुआ करते थे हर जगहों पे, उन्होंने धीरे धीरे करके एक एक करके अलग अलग साम्राज्य स्थापित करना शुरू किए। स्वयं को जो है मुग़ल साम्राज्य से अलग करके स्थापित करने की कोशिश करने लगे। इसी क्रम में क्या होता है, बंगाल का शासक होता है, बंगाल का जो इनका गवर्नर था मुर्शीद कुली खां हुआ करता था। तो मुर्शीद कुली खां ने क्या किया, 1717 में स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। हालांकि ये मुग़लों को बराबर नजराने देता रहता था, लेकिन इसने स्वयं को स्वतंत्र शासक बनाए रखा। और इसने वहाँ पर 1717 से 1727 तक शासन किया। फिर इसका पुत्र शुजाउद्दीन जो है ये शासक बनता है, और 1727 से 1739 तक ये वहाँ पर शासन करता है। फिर शासक बनता है आपका सरफराज। अब सरफराज चूँकि एक कमज़ोर व्यक्ति था, इसलिए ये सिर्फ 1 ही साल शासन कर पाता है। और इनका जो है सरफराज का एक गवर्नर हुआ करता था बंगाल का, इस बंगाल के शासन का जो वो था,
इसका एक पार्ट हुआ करता था बिहार और उड़ीसा भी। तो बिहार के क्षेत्र में इनका गवर्नर हुआ करता था अलवर्दी खां। अलवर्दी खां ने जैसे देखा कि बंगाल में जो है सत्ता कमज़ोर होने लगी है, तो इसने वहाँ पे अटैक किया और सरफराज को मार दिया। सरफराज को मार के जो है ये 1740 में वहाँ का शासक बनता है और 1756 तक शासक रहता है। इसका जिक्र जो है मैंने मराठा वाले चैप्टर में भी किया हुआ है। वहाँ पे आपके जो है बालाजी बाजीराव जो हुआ करते थे, उन्होंने इससे चौथ भी वसूला था। इनको जो है 1751 के युद्ध में इनको हराया भी था, तो आप लोग इससे भी याद रख सकते हैं। तो इस अलवर्दी खां का शासन चलता है 1756 तक। इसके शासनकाल में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन फिर क्या होता, और इसके बारे में एक चीज़ और आपको याद रखना है कि इसने जब शुरुआत में शासन अपना स्थापित किया तो इसने सिर्फ एक बार जो है मुग़लों को नजराना दिया, ताकि कुछ समय के लिए इसको होल्ड मिल जाए, इसको मुग़लों से अटैक का सामना ना करना पड़े। तो इसने पहली बार तो नजराना दिया, लेकिन फिर उसके बाद में इसने नजराना देना बंद कर दिया। फिर जो है शासक बनता है सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जो है इसका दामाद हुआ करता था अलवर्दी खां का, और ये 1756 में शासक बनता है, 1757 तक ही शासक रहता है। क्योंकि इसने देखा कि बंगाल के क्षेत्र में जो अंग्रेज़ों की घुसपैठ है, अंग्रेज़ों के षड्यंत्र वगैरह हैं, ये बढ़ रहे हैं, और ये धीरे धीरे शासन को जो है शासन से अलग रह के एक समानांतर सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसने उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक छोटे से कमरे में क्या किया, एक वहाँ पे जो इनका किला हुआ करता था उस पर अटैक किया, और वहाँ पे 146 लोग टोटल इसको मिले, और इसने उन सब को जो है एक छोटे से कमरे में, अंधेरे कमरे में इसने बंद कर दिया। और बंद करने के बाद क्या होता है, जब सुबह दरवाज़ा खोला जाता है तो वहाँ पर दम घुटने से बहुत सारे लोग मर जाते हैं, और लगभग सिर्फ 23 लोग ही वहाँ से ज़िंदा बच के निकलते हैं। तो इस घटना को ब्लैक होल की घटना बोला जाता है, और ये घटना सबसे प्रमुख कारण देती है अंग्रेज़ों को बंगाल पर अटैक करने का। इस वजह से बंगाल पर इन्होंने अटैक किया। 23 जून 1757 को जो है इनका अटैक होता है बंगाल पर। अब इस युद्ध का जो है नेतृत्व कर रहा था अंग्रेज़ों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव। ये क्लाइव जो है, क्लाइव इनका सेनापति हुआ करता था, और इसने बड़ी ही कूटनीतिक ढंग से ये बंगाल के क्षेत्र को जीत लिया। इसने क्या किया, जो मीर जाफ़र था ये सिराजुद्दौला का प्रधानमंत्री हुआ करता था, सेनापति हुआ करता था, सॉरी। तो ये सेनापति को अपनी तरफ मिला लिया इसने, और मीर जाफ़र ने अंत में गद्दारी की सिराजुद्दौला के साथ। इसी वजह से ये युद्ध जो है 1-1.5 घंटे में ही समाप्त हो जाता है, और जो शासन था वो एक तरीके से कहा जाए तो थाली में रख के परोस दिया गया अंग्रेज़ों के आगे इस युद्ध के बाद में। फिर मीर जाफ़र को राजा बना दिया जाता है। ये 1757 से 1760 तक ये शासन करता है। क्योंकि क्या होता है कि अंग्रेज़ इसको कठपुतली बनाना चाहते थे, लेकिन ये पूरी तरीके से कठपुतली बना नहीं। इस वजह से क्या होता है, इसको भी गद्दी से उतार के फेंक देते हैं, और इसका जो है वो सेनापति हुआ करता था मीर कासिम, तो मीर कासिम को राजा बना देते हैं। अब ये मीर कासिम महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसको पता था कि ये अंग्रेज़ ये किसी के सगे नहीं हैं, इन्होंने जो है मुझे तो शासक बना दिया, लेकिन ये फिर जो है मेरे से गद्दारी करने की कोशिश करेंगे। तो इसने क्या किया, 1760 में जब ये शासक बनता है उसके बाद धीरे धीरे इसको जब लगने लगा कि अंग्रेज़ हद से ज़्यादा अपनी हद पार कर रहे हैं, तो इसने क्या किया, क्योंकि अंग्रेज़ों को तो फ्री ट्रेड का मैग्ना कार्टा मुग़लों की तरफ से ही मिला हुआ था। इसने क्या किया, जो और भी व्यापारी कंपनी थी, व्यापार करने वाले लोग थे, छोटे मोटे व्यापारी थे, उनको भी फ्री ट्रेड का मैग्ना कार्टा दे दिया। इसने कहा कि बंगाल में आओ और खुल के व्यापार करो, कोई भी किसी से 1 रुपये का टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो इस वजह से अंग्रेज़ों को भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, और उन्होंने जो है इसको हटाने की कोशिश की। फिर इसने क्या किया, अपनी राजधानी जो है ये मुर्शिदाबाद, जो पहले चूँकि बांग्लादेश का क्षेत्र भी बंगाल का क्षेत्र हुआ करता था, तो उस समय राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी। इससे इसने राजधानी ट्रांसफ़र करके मुंगेर, जो कि बंगाल का क्षेत्र हुआ करता है, तो इसने मुंगेर में अपनी राजधानी ट्रांसफ़र कर ली। इसके बाद में कुछ एक अटैक वगैरह इसके ऊपर होते हैं 1763 में, लेकिन अंग्रेज़ विफल रहते हैं पूरी तरीके से। तो ये लोग क्या करते हैं, उधर ये जो है ये मुंगेर के क्षेत्र में शासन कर रहा था, मुंगेर के क्षेत्र से इन लोगों ने क्या किया, बंगाल के क्षेत्र में इसको जो है ऑफिशियली वहाँ से नवाब के पद से हटा देते हैं, और मीर जाफ़र को नवाब बना देते हैं दोबारा से। जो मीर जाफ़र पहले नवाब था उसको दोबारा से नवाब बना देते हैं 1763 में। अब ये जब होता है तो मीर कासिम पागल हो उठता है। अब इसको चाहिए था बदला, इसको अपना बंगाल का शासन चाहिए था। तो इसने क्या किया, ये आता है और आके मिलता है जो अवध के नवाब थे आपके शुजाउद्दौला, जो शुजाउद्दौला के साथ में मिलता है, और साथ ही मिलता है जो मुग़ल नवाब मुग़ल शासक उस टाइम पे हुआ करते थे, शाह आलम द्वितीय, इनके साथ में मुलाकात करता है। और ये तीनों मिलके डिसाइड करते हैं कि ये अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ेंगे। फिर जो है 22 अक्टूबर 1764 की डेट को जो है युद्ध होता है बक्सर का। बक्सर आपके बिहार के क्षेत्र में पड़ता है, और इन तीनों का सामना होता है हेक्टर मुनरो के साथ में।
ये युद्ध बहुत शॉर्टेस्ट उसका युद्ध माना जाता है, बहुत ही कम टाइम का युद्ध माना जाता है। लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर ही, 1-1.5-2 घंटे के अंदर ही जो इनकी सेना थी, आपकी शुजाउद्दौला की, शाह आलम द्वितीय की, मीर कासिम की सेना, ये भाग खड़ी उठती है और ये युद्ध पूरी तरीके से हार जाते हैं। फिर जो है इस युद्ध के हारने के पश्चात जो है अंग्रेज़ों ने करी इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि ये 1765 में होती है और 11 अगस्त 1765 और 15 अगस्त 1765 को जो है ये 16 अगस्त 1765 को है, ये दो संधियाँ होती हैं। पहली संधि जो है अंग्रेज़ मुग़लों के साथ में करते हैं। तो मुग़लों के साथ में जो संधि होती है, इसमें मुख्य जो बातें थी वो ये थी कि इनको बिहार, बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र जो था, इनको पूर्णतः दे दिया जाता है और इसके बदले में मुग़लों को जो है ये इलाहाबाद का क्षेत्र जो था, ये कड़ा का क्षेत्र, ये अवध का क्षेत्र हुआ करता था और ये जो है कंपनसेशन में मुग़लों को दे दिया जाता है। उसके बाद में द्वितीय संधि होती है अंग्रेज़ और अवध के नवाब के बीच में। तो इसमें क्या होता है, इस युद्ध का संपूर्ण जिम्मेदारी जो है ये अवध के नवाब को ही ठहराया जाता है और अंत में क्या होता है, इनको 50,000 रुपये की क्षतिपूर्ति से मांगी जाती है, इनसे हर्जाना मांगा जाता है और इनसे जो है कड़ा का क्षेत्र ले लिया जाता है। कड़ा का क्षेत्र लेके फिर मुग़लों को दे दिया जाता है। इस तरीके से आपका बंगाल वगैरह का जो क्षेत्र था, ये अंग्रेज़ों के कब्जे में आ जाता है। अब उधर जो है मैसूर का क्षेत्र जो हुआ करता है, जो वर्तमान कर्नाटक का क्षेत्र है, ये अंग्रेज़ों को बड़ा परेशान कर रहा था, क्योंकि वहाँ का शासक जो था हैदर अली, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक वहाँ का हुआ करता था। ये 1760 में जो है इसने अपने वंश की स्थापना करी। इसने वहाँ पे वाड्यार शासक एक हुआ करते थे, वाड्यार वंश का शासन चल रहा था वहाँ पे। नंदराज जो है वहाँ पे शासक हुआ करते थे। तो इन्होंने हैदर अली ने उसकी हत्या करी और 1760 में जो है इसने अपना शासन वहाँ पे स्थापित किया और ये 1782 तक शासन करता है और काफ़ी एक अच्छी शासन व्यवस्था इसकी मानी जाती है। काफ़ी एक अच्छा साम्राज्य इसका इसने अंग्रेज़ों को काफ़ी एक अच्छी टक्कर दी और कभी भी एक भी युद्ध जो है अंग्रेज इससे जीत नहीं पाए। इसके बाद फिर राजा बनता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान 1782 में राजा बनता है और 1799 तक राजा रहता है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसने भारत में जो है अंग्रेज़ों को सर्वाधिक परेशान किया। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला शासक ये टीपू सुल्तान ही हुआ करता था। ये बहुत ही आगे की सोचने वाला शासक था और इसने जो है जैकोबियन क्लब की स्थापना कर दी थी आपके श्रीरंगपट्टनम में। अब ये जैकोबियन क्लब क्या हुआ करता था, ये फ्रांस का एक स्वाधीनता संग्राम का एक ग्रुप हुआ करता था, वहाँ पे एक पार्टी हुआ करती थी। इसने उनके साथ में संधि करी थी और उनसे मदद करके जो है ये अंग्रेज़ों को हराना चाहता था। तो ये सारे काम भी इसने किए थे। इसने स्वतंत्रता का एक वृक्ष भी अपने उसमें मैसूर में लगवाया हुआ था। फिर देखते हैं अंग्रेज़ों और इनके जो मैसूर का शासक मैसूर का वो हुआ करता था, मैसूर के बीच में कई सारे युद्ध होते हैं। बेसिकली 4 युद्ध हम लोगों को पढ़ने हैं। तो इस सारे युद्धों में क्या कौन कौन शासक रहता है, क्या कैसे क्या होता है, वो सब कुछ हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका प्रथम युद्ध जो है मैसूर का प्रथम युद्ध, इसमें 1767 में ये युद्ध स्टार्ट होता है और 1769 तक चलता है। इसमें जो है अंग्रेज़ों ने मराठा जो आपके हुआ करते थे, मराठा को और हैदराबाद का जो निज़ाम हुआ करता था उसको, इन दोनों को अपने पक्ष में करके और इनसे संधि करके सोचा कि लाओ हैदर अली पे जो है अटैक करते हैं और जो आपका मैसूर का क्षेत्र है जब हम जीत जाएंगे तो इन्होंने इन सबसे वादा किया कि थोड़ा क्षेत्र तुम रख लेना, थोड़ा सा तुम रख लेना और थोड़ा हम रख लेंगे। तो इस तरीके से युद्ध हुआ। लेकिन क्या होता है, बाद में मराठा और निज़ाम जो है ये हैदर अली से जाके मिल जाते हैं और फिर क्या होता है, हैदर अली विजयी हो जाता है 1769 में और इस युद्ध में मद्रास की संधि होती है। फिर जो है इसका गवर्नर बनता है, इस टाइम पे गवर्नर जो था ये था वेरेलस्ट। फिर जो है द्वितीय युद्ध देखते हैं। तो द्वितीय युद्ध आपका 1780 में स्टार्ट होता है और 1784 तक चलता है। इसमें क्या होता है, मंगलोर की संधि के साथ ही युद्ध समाप्त होता है। इसमें देख लेते हैं इसकी प्रमुख बातें। तो आयरकूट जो था, सर आयरकूट, इसमें अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व करता ये आयरकूट ही था, जो कि आपका जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध थे, तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में भी ये आयरकूट ही जो है वहाँ पे इनका अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहा था। तो इस युद्ध में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और शासन जो है पूर्णतः आ जाता है टीपू सुल्तान के हाथों में। इस टाइम पे जो आपका गवर्नर हुआ करता था वो था वारेन हेस्टिंग्स। फिर तृतीय युद्ध होता है आपका 1790 में स्टार्ट होता है और 1792 तक चलता है। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और इसमें टीपू सुल्तान को जो है फ्रांस और कुस्तुनतुनिया, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल बोला जाता है, कॉन्स्टेंटिनोपल का साम्राज्य आपका जो था, इन दोनों का समर्थन मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी जो है टीपू की हार इस तृतीय युद्ध में हो जाती है और इस टाइम पे कार्नवालिस जो है ये आपका अंग्रेज़ों का जो है गवर्नर हुआ करता था। इसमें लगभग 50% क्षेत्र जो है, लगभग आधा क्षेत्र मैसूर का, ये अंग्रेज़ों को चला जाता है।
फिर धीरे धीरे कुछ समय तक अंग्रेज़ शांत रहते हैं और 1799 में क्या होता है, जब वेलेजली आपका गवर्नर बन के सामने आता है, तो इसने एक सहायक संधि लाई। ये भारत में कई राजाओं ने इस सहायक संधि को स्वीकार किया, लेकिन क्या होता है, टीपू सुल्तान ने इस सहायक संधि को अस्वीकार कर दिया। और इसके अस्वीकार करने के कारण इनके बीच में, टीपू सुल्तान के और अंग्रेज़ों के बीच में एक युद्ध होता है, और इसी युद्ध में जो है 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से जो आपका मैसूर का क्षेत्र था, ये मैसूर का क्षेत्र अंग्रेज़ों का हो जाता है। अब जो है थोड़े से ऊपर के बारे में देखते हैं। तो ऊपर में सिखों का शासन हुआ करता था, लगभग पंजाब वगैरह का क्षेत्र था, पंजाब, हरियाणा, आपका सिंध वगैरह का क्षेत्र जो पाकिस्तान का क्षेत्र था, उधर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भी कुछ क्षेत्र पे इनका शासन हुआ करता था। तो यहाँ के शासक थे महाराजा रणजीत सिंह। हम लोग पूरी सिखों की हिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसमें पूछा नहीं जाने वाला है, क्योंकि इसका टॉपिक नहीं है। बस उतना पढ़ने वाले हैं जितना सिर्फ अंग्रेज़ों के उससे रिलेटेड है, थोड़ा बहुत तो देखते हैं। तो उस टाइम पे जो है सिखों के शासक हुआ करते थे महाराजा रणजीत सिंह। ये जो है सुकर चाकिया मिसल से आते थे, और इन्होंने अपनी राजनीतिक राजधानी जो है ये लाहौर को बनाया हुआ था। इनकी धार्मिक राजधानी जो है ये अमृतसर थी। फिर इनके साथ में क्या होता है, अंग्रेज़ों ने अमृतसर की संधि करी थी इनके साथ में 1809 में। ये काफ़ी पूछे जाने वाली संधि है, तो आप याद रखेंगे इनके बारे में। इस टाइम पे अंग्रेज़ों का गवर्नर हुआ करता था मिंटो फर्स्ट और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में ये अमृतसर की संधि होती है। और इसमें ये तय होता है कि जो सतलज नदी है, सतलज नदी के पूर्व का क्षेत्र पूरा ये अंग्रेज़ों को दे दिया जाता है, और उसके पश्चिम का क्षेत्र जो था ये महाराजा रणजीत सिंह का रहता है। फिर जो होता है, इनके बाद में शासक बनते हैं खड़क सिंह। खड़क सिंह काफ़ी असफल शासक रहते हैं, और बहुत इनका जो है प्रभुत्व नहीं देखने को मिलता है। फिर जो है इनकी मृत्यु के पश्चात दिलीप सिंह शासक बनते हैं, और ये अल्पवयस्क शासक थे, बहुत ही बच्चे थे, बहुत ही कम उम्र के थे। तो इनकी तरफ से महारानी जिंदल कौर जो थी इनकी माता, ये शासिका बनी हुई थी। ये इनकी संरक्षक बन के जो है शासन कर रही थी असल में। तो इनके बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में कुछ मतभेद होता है। इस वजह से जो है 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, और इस युद्ध की समाप्ति लाहौर और भैरोवाल की संधि होती है 1846 में, इसके साथ में होती है। फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है आपका 1848 में, और 1849 में समाप्त होता है। और इसी के साथ जो सिखों का शासन है भारत में, ये भी समाप्त हो जाता है। इसमें मूलराज जो इनका सेनापति हुआ करता था सिखों का, इसका विद्रोह होता है, इस वजह से ये युद्ध स्टार्ट हुआ था। और इसके साथ में सिख सत्ता की समाप्ति हो जाती है। जो आपके शासक थे दिलीप सिंह, इनको 50,000 रुपये की पेंशन के साथ में लंदन भेज दिया जाता है इनकी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। और जो महारानी जिंदल कौर थी, इनको जो है रंगून भेज दिया जाता है। और जो कोहिनूर हीरा इन लोगों के पास में हुआ करता था, आपके जो महाराजा रणजीत सिंह है, इन्होंने अपने मुकुट पे लगाया हुआ था इस हीरे को। तो ये हीरा जो है, ये ब्रिटेन की महारानी को इन्हीं के साथ में, दिलीप सिंह के साथ में जो है ये भेज दिया जाता है, और वहाँ जाके ये उनको सौंपते हैं। तो इसी के साथ में आपने ये पढ़ लिया कि भारत में जो है अंग्रेज़ों ने चौतरफा अपने पैर कैसे फैलाए, और धीरे धीरे करके अपनी नीतियों के जरिए भारत पर शासन को अपने स्थापित कैसे किया। अब थोड़े बहुत क्षेत्र वगैरह कुछ बच जाएंगे, जो कि आपके जब मैं आगे आपको गवर्नर्स और इनके गवर्नर जनरल जो आते हैं और वायसराय, उस वाले वीडियो में, उसमें एक छोटा एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। इसमें सारे ही गवर्नर जनरल, गवर्नर्स, वायसराय, ये सारे ख़त्म करूंगा। उसमें थोड़े बहुत जो छोटे छोटे राज्य हैं ये आपको ख़त्म कर दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।